नमस्कार। किसान समाचार की आज की बुलेटिन को लेकर उपस्थित हूं आज मैं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र। किसान समाचार में सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य समाचार। कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए किसानों को मल्च पर दी जानकारी। मंत्रालय ने कहा किसान फसलों पर मल्चिंग शीट लगाने से कम पानी का उपयोग कर पैदा कर सकते हैं अधिक पैदावार। चने के उत्पादन को लेकर किसान न करें चिंता, केंद्र सरकार ने किसानों को दिया आश्वासन। सरकार ने किसानों से एमएसपी पर चने की खरीद की आरंभ। देश भर में फैली ईद की मिठास, अकीदतमंदों ने मस्जिदों में अदा की विशेष नमाज। बाजारों में उमड़ी भीड़, बाजारों में ईद की मिठास बढ़ा रहे हैं विशेष पकवान। अब समाचार विस्तार से। फसल को सुरक्षित रखने के लिए मल्च का उपयोग करना एक बेहतरीन तरीका है। फसलों पर मल्चिंग शीट लगाने से नमी बनी रहती है एवं मिट्टी का कटाव कम होता है, खरपतवार पर नियंत्रण होता है और फसल में पानी का भी कम उपयोग होता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कृषि मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया है। किसान को बता दें कि फलवार या मल्च एक पतली प्लास्टिक की फिल्म होती है। इसका प्रयोग खेती में खरपतवारों से फसलों को होने वाली हानि से बचाने के लिए किया जाता है। अगर आप अपनी फसलों को खरपतवार मुक्त रखकर फसलों से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने खेत में मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें। खरपतवार से फसलों को बचाने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना जरूरी होता है, जिस पर खर्च भी बहुत अधिक होता है। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति से किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है। मल्चिंग तकनीक से खेती करना बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण और पौधों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में यह फिल्म बेहद कारगर है। चना किसानों के लिए सरकार ने राहत की खबर देते हुए कहा है कि किसान चने के उत्पादन को लेकर कोई चिंता न करें। केंद्र सरकार किसानों से एसएसपी पर चने की फसल को खरीदेगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण करने की मंशा रखने वाले राज्यों की मांग को पूरा करने के लिहाज से बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से एमएसपी पर चना खरीदने को कहा है। ईद के त्योहार पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। बाजारों में जिन चीजों की सबसे ज्यादा मांग है उनमें सेवइयां भी शामिल हैं। स्वादिष्ट सेवइयां ईद का सबसे खास व्यंजन है। ईद के दिन इन्हें मेहमानों को खास तौर पर परोसा जाता है। इस बार बाजार में कितने प्रकार की सेवइयां आई हुई हैं, कौन सी सेवइयों की क्या है खासियत, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सिवैयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सिवैयों के बगैर, यानी मीठी सिवैयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सिवैयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? कि ईद वाले दिन सिवैयाँ बनती हैं, शीर बनती है, क़िमामी सिवैयाँ बनती हैं। अब आप देख सकती हैं ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह करके बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटीज़, ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सेवइयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है, जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। तो दिल्ली वालों का ये है, यूपी वालों का ये है। और यूपी के भी अपर बेल्ट में तो सेवइयाँ ही चलती हैं, मगर जो लोअर बेल्ट है जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अपना बनारस, आजमगढ़ ये सब आते हैं, वहाँ मैम आपने देखा होगा नवाबी फूड ज़्यादा पसंद करा जाता है। और नवाबी फूड आपने देखा होगा वो या तो महीन होगा, बहुत रिफाइन होगा, तो या खुशबूदार होगा, तो वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। उसमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं।
तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। आप ये देखिए, मेरे हिसाब से इसको विक्की जैसा यूज़ किया जा सकता है, इतना बारीक है। तो वैरायटीज़ हैं मैम, हर स्टेट के लिए हमने कुछ ना कुछ अपने पास इंतज़ाम करके रखा है और सभी मज़हब के लोग आते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों की या सरदार भाइयों के बिना अधूरा है, जो खुशी खुशी हमारे साथ हमारे त्यौहार में जुड़ते हैं और खुशियों से भर देते हैं इस त्यौहार को। देश भर में उत्साह के साथ आज ईद मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। यूपी के अयोध्या और अलीगढ़ में लोगों ने नमाज अदा किया। राजस्थान के जयपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज अदा किया। सूरत में सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंच रहे हैं, रिश्तेदारों को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं बिहार के पटना में लोगों ने ईद की नमाज भी पढ़ी। तमिलनाडु के मदुरई में ईद की नमाज के बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। आज के समय में पॉली हाउस में खेती को मुनाफे का सौदा माना जाता है, क्योंकि किसान इसमें ऐसे बाजार मांग के अनुसार फल फूल और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस तकनीक महंगी होने के चलते सभी किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे, जिसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा पॉली हाउस की नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा छत विस्थापित पॉली हाउस तकनीक का विकास किया गया है। अभी मौजूद पॉली हाउस में वर्ष भर खेती करने में किसानों को काफी समस्या आती है, खासकर गर्मी के सीजन में। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित छत विस्थापित पॉली हाउस में किसान मौसम के अनुसार पॉली हाउस की छत को बदल सकते हैं, जिससे वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड पॉली हाउस में मिट्टी और हवा का तापमान और प्रकाश की तीव्रता काफी उच्च होती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन को सालों भर खेती के अनुकूल बनाने के लिए इसे कम करना आवश्यक है। प्राकृतिक वेंटिलेटेड पॉली हाउस का प्रयोग साल में सामान्यतः 8 से 9 महीने ही हो पाता है। BAU द्वारा विकसित छत विस्थापित पॉली हाउस का निर्माण बांस और आवरण सामग्री से किया जा सकता है। BAU द्वारा विकसित छत विस्थापित पॉली हाउस में किसान मौसम के अनुसार इसकी छत पर लगी फिल्म को बदल सकते हैं, जबकि इस पॉली हाउस में छत को छोड़कर पूरा स्ट्रक्चर UV स्टेबलाइज्ड कीड़ा रोधी सामग्री से ढका रहता है। गर्मी के मौसम में UV स्टेबलाइज्ड फिल्म से और जाड़े के मौसम में शेड नेट सामग्री से कवर रहता है। यह विकसित स्ट्रक्चर नवंबर से फरवरी तक पॉली हाउस, जून से अक्टूबर तक रेन शेल्टर और मार्च से मई तक शेड नेट के रूप में काम करता है। यह मिट्टी एवं वायु के तापमान और प्रकाश की तीव्रता को घटाकर पॉली हाउस को सालों भर खेती के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे सब्जी उत्पादों की लाभप्रदता बढ़ती है तथा कार्बन फुटप्रिंट घटता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सूक्ष्म जलवायु प्रबंधन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अब गुणवत्ता युक्त सब्जियों का सालों भर लाभकारी और टिकाऊ उत्पादन किया जा सकता है। BAU में ICAR के सहयोग से चल रही कृषि संरचनाओं और पर्यावरण प्रबंधन में प्लास्टिक अभियांत्रिकी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर प्रमोद राय ने लगभग 1 दशक के अनुसंधान और प्रयोग के बाद दोनों प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुसंधान और विकास योजना हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को
और अधिक किफायती बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित प्रासंगिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करना भी है। इस योजना का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए एक नवाचार इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच साझेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। यह योजना आवश्यक नीति और नियामक सहायता प्रदान कर हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विस्तार और व्यवसायीकरण में भी सहायता करेगी। 15 मार्च 2024 को योजना के दिशा निर्देशों को जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसंधान और विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 400 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। भारत एफडीआई निवेश के आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है। पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया का असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। महामारी के बाद एफडीआई निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। चाइना +1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली सारा एफडीआई हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द पीएलआई पॉलिसीज, आई मीन दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडियन इकोनॉमी। एट द मोमेंट इंडिया हैज लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया एफडीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एफडीआई प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में एफडीआई प्रवाह कम हुआ और वैश्विक एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक पीएलआईज। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब 600 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर एफडीआई निवेश औसतन 100 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल 70 अरब डॉलर के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए चाइना +1 पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन एफडीआई 100 अरब डॉलर को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को फायदा हो रहा है। ये कंपनियां भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखला, विविधीकरण रणनीतियों के संदर्भ में वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखती हैं। यह इस बात को भी उजागर करती हैं कि देश में निवेश मजबूत बना हुआ है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख रिपोर्ट में कही गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट ए क्रॉसरोड में कहा गया है कि विकास वित्त पोषण अंतर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषण जुटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की उम्मीद है। इसके विपरीत दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से लाभ मिल रहा है। कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी विकसित की गई है। आइए समझते हैं कि यह थेरेपी किस तरह से कार्य करती है और कौन से कैंसर के लिए प्रभावशाली है।
कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। जीन थेरेपी में रोग का इलाज करने और उसको रोकने के प्रयास करने के लिए शरीर की कोशिकाओं के अंदर के जीन को संशोधित किया जाता है। आमतौर पे शरीर में जो हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी कैंसर को मार रहे होते हैं। तो कैंसर को एग्जिस्ट करने के लिए वो ऐसी क्षमता पैदा करता है कि वो लिम्फोसाइट जो शरीर के हैं वो उनको मार ना पाएं, तभी वो कैंसर सेल ग्रो करते हैं। कार टी सेल में हम क्या करते हैं, जो शरीर के लिम्फोसाइट हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनमें इंजीनियरिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, उनके जीन्स को चेंज करते हैं जिससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। एक बार उनको इफ़ेक्टिव करने के बाद हम वो सेल्स वापस बॉडी में देते हैं और फिर वो कैंसर सेल को मार पाते हैं। एक किस्म के ये लिविंग ड्रग कहलाए जाते हैं। जीन्स में डीएनए होता है। ये कोड हमारे शरीर के आकार और कार्य को नियंत्रित करता है। जो जीन ठीक से काम नहीं करते वो रोग का कारण बन सकते हैं। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक तत्व होता है। कार टी सेल थेरेपी जो है एक किस्म की जीन थेरेपी है जो आज की डेट में ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर में लाभदायक पाई गई है। जो इनका प्रिंसिपल है वो ये है कि कैंसर सेल पे कोई न्यू एंटीजेंस या फॉरेन एंटीजेंस एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि मैं ब्लड कैंसर लूँ तो एक उस पर एंटीजन है CD19। तो ये बॉडी के लिम्फोसाइट उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जब वो हमला कम करना बंद कर देते हैं तब इन सेल्स को हम बाहर निकाल के चेंजेस करते हैं और फिर वापस डालते हैं जिससे वो वापस इन सेल्स को मार सकें। आज की डेट में स्टैंडर्ड थेरेपी अगर हम बोलें फर्स्ट लाइन थेरेपी, अर्ली फेज में कार टी सेल्स का उपयोग नहीं किया जाता, तब स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। जब ये कैंसर्स वापस आते हैं उस वक्त कार टी सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और बीमारी से बचाव करती हैं। ब्लड कैंसर्स में या गांठों के कैंसर जो वापस आ रहे हैं उनमें इनका यूज़ आने वाले टाइम में बढ़ेगा। कई सारी कंपनीज कार टी सेल्स बना रही हैं और जब बहुत सारी कंपनीज बनाएंगी मेरी उम्मीद है कि इनकी कॉस्ट कम होगी और जब कॉस्ट कम होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इसका उपयोग या लाभ पा पाएंगे जिनमें ये प्रॉब्लम है। आने वाले समय में कार टी सेल थेरेपी खाली ब्लड कैंसर ही नहीं, खाली गांठों के कैंसर ही नहीं, बल्कि अंग के कैंसर जिनको हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं उनमें भी इनका यूज आने की संभावना है। ये कैंसर के इलाज को एक नई दिशा देगा, साथ ही कैंसर के रोगियों के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब किसान समाचार में जान लेते हैं मंडी भाव। बुधवार को दाहोद, बेरावल और कानपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जामनगर मंडी में भाव नरम रहे। वहीं लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 अप्रैल को देशी चने का भाव रहा 5,635 रुपए। 10 अप्रैल को इसके भाव में 130 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,765 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अप्रैल को चने का भाव था 6,125 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 6,050 रुपए पर हुए।
वेरावल मंडी में 9 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,570 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदों में 80 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अप्रैल को चना 5,400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते मंगलवार को चने का भाव रहा 6,000 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,050 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देख लेते हैं। पंजाब में गेहूं की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान बरसीम, टमाटर और प्याज के खेतों में सिंचाई करते रहे। पंजाब में इस समय गन्ने की फसल में भी सिंचाई जरूरी है। नींबू, कीनू और संतरे के बागों में भी सिंचाई करें। इन दिनों पंजाब के किसान मिर्च, बैगन और कद्दू की रोपाई करें। पंजाब में राजमा और लोबिया की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ भिंडी की बुआई का काम भी किया जा सकता है। साथ ही हरियाणा और पंजाब में सरसों की कटाई जारी रखें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में गेहूं और सरसों की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। किसान धान की खेती की लगातार निगरानी करते रहें। चना और मसूर की फसलें पक रही हैं। पत्तियां, फली और दाना जब पीला पड़ जाए तो समझ जाएं कि फसल पकने वाली है। किसान दांतों से दानों को तोड़कर देखें। अगर कट की आवाज आए तो फसल काट ले। दलहनी फसलों की कटाई सुबह के समय करना बेहतर रहेगा। धूप में काटने पर दाने झड़ने का खतरा रहता है। कटाई के बाद फसल को 3-4 दिन धूप में सुखाएं। मड़ाई या गहाई बैलों के माध्यम से या ट्रैक्टर चलाकर भी की जा सकती है, लेकिन थ्रेशर से गहाई करेंगे तो लागत कम आएगी। दलहनी फसलों के भंडारण के 2 तरीके हैं। इन्हें वेयरहाउस या बोरों में भरकर रखा जा सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक फसल रोक कर रखनी है तो फिर ब्रिंस या साइलो सबसे बेहतर तरीका है। बोरों में लंबे समय तक रखने से दाल को घुन लग जाता है। बहरहाल भंडारण से पहले भंडार गृह को अच्छी तरह साफ कर ले। दाने वाली मटर पककर तैयार है। कटी फसल को 1 हफ्ते खलिहान में सुखाकर दाएं चलाकर गहाई कर ले। इसके बाद दानों को साफ करके 4 से 5 दिन तक सुखा ले। भंडारण करते समय एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों का इस्तेमाल करें। ये गोलियां कीटों से दानों की हिफाजत करेंगी। 1 टन फसल के लिए 3 गोलियां पर्याप्त होती हैं। मूंग की बुवाई का भी मौसम है। 15 अप्रैल तक इसकी बुवाई जरूर पूरी कर ले। 25 दिन पहले बोई गई मूंग और उड़द में पहले सिंचाई कर ले। सिंचाई के बाद जब मिट्टी में पैर जमने लगे तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। बीजोपचार मृदा जनित और बीज जनित रोगों से हिफाजत करता है। हमेशा उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। किसान समाचार में अब समय है कुछ और समाचारों का, तो आइए देख लेते हैं इन्हें खास खबरों के माध्यम से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि जो पहले की सरकारें थीं, वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थीं।
लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती को बड़ा झटका देते हुए मलूक नागर ने आज जयंत चौधरी का हाथ थाम लिया। मलूक नागर बिजनौर से बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं, लेकिन इस बार मायावती ने मलूक नागर की जगह चौधरी विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज मलूक ने आज मायावती का साथ छोड़ दिया। केरल की अट्टिंगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची। इसे राजनीति से प्रेरित हमला बताया जा रहा है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाए जाने को एक आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को हटाए जाने का कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस के पलट जाने से 5 बच्चों की मौत हो गई और 15 बच्चे घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ है। हादसे का शिकार होने वाली बस एक निजी स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल की बस है। हादसे में करीब 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व रोहतक किया गया रेफर। हैरानी इस बात की है कि ईद पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी स्कूल में छुट्टी नहीं थी। पुलिस इस मामले की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मोरान इलाके के फैसीपोरा में आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। यहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई। बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर एडवोकेट अरुण चंद्र भौमिक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगरतला में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान भौमिक का त्रिपुरा के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोदनकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि भाजपा 400 से ज्यादा सीटों पर उसकी जीत पक्की है। कर्नाटक की 28 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए वे आज से चुनावी दौरा शुरू करेंगे। केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछले 14 दिनों से केरल में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एनडीए की जीत की बढ़ती संभावनाओं को लेकर चिंतित हैं, इसलिए एनडीए उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। इसी के साथ ही किसान समाचार का बुलेटिन होता है अब समाप्त। मुझे और किसान समाचार की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।